हेलो बच्चों, कैसे हो? अरे पेज ही उड़ गया। तो कैसे हो सब लोग? लास्ट वीडियो देखी सारी? देखनी चाहिए क्योंकि सीरियल अब मतलब पढ़ाई तो शुरू होगी सभी स्कूलों में मेरे हिसाब से, है ना। तो आज मैं लेक्चर 2 चैप्टर 1 का लेक्चर 2 लेके आ गई हूँ। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था केमिकल इक्वेशंस के बारे में। केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ये सब हमें पता रखना है, दिमाग में रखनी है थोड़ी चीज़, है ना, याद रखनी है मतलब। तो अब आगे हम नेक्स्ट अपने टॉपिक्स करते हैं। आज की क्लास में हम क्या करेंगे? आज की क्लास में हम केमिकल इक्वेशंस पहले तो पढ़ेंगे। वर्ड इक्वेशंस क्या होती है, वर्ड इक्वेशन से हम केमिकल इक्वेशन पे कैसे जाते हैं, फिर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, फिर बैलेंस करते हैं तो क्यों करते हैं, क्या रीजंस क्या है बैलेंसिंग के, पहले वो करेंगे। फिर उसके बाद मैं एक्टिविटी 1.1, 1.2, 1.3 करवाऊँगी। मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें से क्वेश्चंस आते हैं कि मतलब क्या कहते हैं, जो भी हमारी ऑब्जर्वेशंस होती है उन पे एमसीक्यूज भी बनते हैं, क्वेश्चंस 2 मार्क्स क्वेश्चंस बनते हैं, 3 मार्क्स क्वेश्चंस बनते हैं, और एक्टिविटी टाइप से ही पूरा क्वेश्चन आ भी जाता है, पूरा एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है, केस बेस्ड टाइप होते हैं, है ना। तो आप लोगों ने क्या करना है, जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना आप लोगों ने साथ साथ पढ़ लेना है बस। आप मतलब कंटेंट जो होगा ना आपको चैप्टर का, वो बिल्कुल मैं प्रॉपर एनसीईआरटी से यहाँ दे रही हूँ, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। मतलब कुछ इसमें ऐसे नहीं है कि कुछ रॉन्ग हो सकता है, और इन केस हम भी ह्यूमन, मैं भी ह्यूमन ही हूँ, कोई गलती होगी तो मैं उसे करेक्शन कर देती हूँ। तो स्क्रीन पे कई बार मैं डाल देती हूँ, वैसे तो अभी तक हुई नहीं है मेरे से कोई गलती, बट इन केस कुछ हो जाए तो वैसे तो मैं प्रॉपर सारी वीडियो अपनी चेक करती हूँ डालने से पहले पूरी 3-4 बार। तो अगर कोई गलती लगे तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, और मुझे बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे 1 सब्सक्राइबर मिल गया है, मतलब मेरे एक नहीं, आई गेस 3 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि वाह, चलो अच्छे छोटे छोटे स्टेप से ग्रो कर रही है ना। और भी आप सबको बताओ कि भाई ऐसे ऐसे चैनल है, जिसको जिसको पढ़ने में थोड़ी सी तकलीफ है साइंस को, तो उसको बताओ भाई ऐसे चैनल है, बताओ। फिर मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं काफ़ी सिंपल टाइप तरीके से पढ़ाती हूँ तो बच्चे को समझ में आ जाता है। तो मतलब थोड़ा थोड़ा अपने सब्सक्राइबर से मैं भी थोड़े चाहती हूँ कि मुझे सपोर्ट करें। हाँ जी, तो चलिए आज के टॉपिक शुरू करते हैं। हाँ जी, तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन, अब हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, इक्वेशंस क्या होती है। तो इक्वेशन तो ऐसे भी लिख देते हैं हम, ए बी ने रिएक्ट करा सी के साथ। तो अब केमिकल इक्वेशंस क्या होती है? तो ए को मतलब अब जैसे कि मान लो हमने एक रिएक्शन पढ़ा था कि मैग्नीशियम ने रिएक्ट करा ऑक्सीजन के साथ, और फॉर्म क्या किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करी। ठीक है, तो ये तो होगी वर्ड इक्वेशन, क्यों हमने वर्ड यूज करे हैं। अब जब मैं मैग्नीशियम का सिंबल लिखूंगी Mg, है ना, और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा MgO। तो ये क्या हो जाएगी हमारी केमिकल इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। हाँ जी, तो ये हो गई क्या, वर्ड वर्ड इक्वेशन कह रही हूँ, ये वर्ड इक्वेशन होती है। ठीक है, ये वर्ड इक्वेशन होती है, और ये हो जाती है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, आप नोट्स मेरे साथ साथ बना सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। हाँ जी, सिंबॉलिक, क्योंकि हम उनके सिंबल्स यूज करते हैं, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन की। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब मतलब हम वर्ड इक्वेशन से हमें केमिकल इक्वेशन पे क्यों क्यों आना पड़ा? तो इसलिए आना पड़ा क्योंकि देखो, अब यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन हमको लिखने में कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना, और स्पेस भी जाएगी। मतलब स्पेस तो सेकंड पॉइंट हो गया, बट क्या है, हमें बार बार इतना बड़ा रिएक्शन लिखना पड़ेगा। इस वजह से हम क्या करते हैं, इनके वर्ड्स ना लेकर इनके सिंबल यूज़ करते हैं, ताकि हम शॉर्ट फॉर्म में एक रिएक्शन को लिख सकें। क्योंकि देखो, हम सिंबॉलिक फॉर्म में भी रिएक्शंस को कभी याद नहीं कर पाते, मतलब थोड़ी कन्फ्यूजन रह ही जाती है। तो वर्ड्स की फॉर्म में तो कितना ही मुश्किल होता, तो इसलिए हमने क्या सिंपल बना दिया कि सिंपल तरीके से हम रिएक्शन को लिख सकते हैं। वो कौन सी फॉर्म में, केमिकल इक्वेशंस की फॉर्म में। ठीक है,
तो इसी के लिए मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है। अब रिएक्टेंट्स आपको अगर याद होगा, लास्ट वीडियो देखी होगी, तो रिएक्टेंट्स वो होते हैं जिनसे ये रिएक्शन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग मटेरियल इज कॉल्ड रिएक्शंस। तो हमारे क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन किस कैटेगरी में आते हैं, रिएक्शन की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, प्रोडक्ट होता है हमारा, ठीक है, क्योंकि ये नया केमिकल सब्सटेंस फॉर्म होता है, इसलिए ये क्या है, हमारा प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पे कोई भी अगर कंडीशन दी होती है उसे हम रिएक्शन की कंडीशन बोल देते हैं, ठीक है। जैसे कि हीट लिख देते हैं कि हमने इसको हीट किया, ऐसे कुछ होता है, तो हम रिएक्शन की कंडीशन है। इस रिएक्शन के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। चलो तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, वर्ड इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा, कि वर्ड इक्वेशन कैसे लिखते हैं ना, जो पहली बार जैसे कि अब मैंने पढ़ा हुआ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है वर्ड इक्वेशन कैसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, बट मैं उस तरीके से पढ़ा रही हूँ कि जो कोई बच्चा पहली बार पढ़ रहा है तो उसको तो सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो वर्ड इक्वेशन में मैं किसकी बात कर रही हूँ, ये वाली इक्वेशन, ये भी वर्ड इक्वेशन टाइप्स में ही है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे क्या है, सिम्बल्स नहीं है अभी तक, ठीक है। सिंबल्स नहीं है, इसलिए क्या है, वर्ड इक्वेशन है। अब वर्ड इक्वेशन की कुछ पॉइंट्स मैंने बताए। अब देखो क्या वो पॉइंट्स हैं। इट शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। तो ये क्या कह रहे हैं कि वो चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स बताते हैं टू प्रोडक्ट, की रिएक्टेंट में क्या चेंज हुआ, प्रोडक्ट्स के मतलब क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ रिएक्टेंट से बाय द यूज ऑफ एरो, ठीक है, एरो से। अब एरो कैसे लगाते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड पे एरो लगता है, ठीक है, यानी कि जो एरो का ये हेड है ये हमेशा किस तरफ होगा, प्रोडक्ट्स की साइड पे होगा, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट हो गया क्लियर। अब सेकंड पॉइंट, द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद प्लस साइन बिटवीन देम। तो रिएक्टेंट्स किस साइड लिखे जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिखे जाते हैं। तो चलो अब थर्ड पॉइंट क्या है, प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड विद प्लस साइन। तो ऐसे ही जैसे रिएक्टेंट्स लेफ्ट साइड पे लिखे जाते हैं, वैसे ही प्रोडक्ट्स राइट साइड पे लिखे जाते हैं, ठीक है, प्लस साइन के साथ ऑब्वियसली, ठीक है। अब एरो हेड, ये जो मैंने बात पहले बताई थी कि एरो हेड पॉइंट्स टूवर्ड्स द प्रोडक्ट्स एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। हाँ जी, हमें इस एरो से पता चलता है कि रिएक्शन कहाँ से होके कहाँ जा रहा है। जैसे कि अगर ये इधर से एरो इधर है, यानी कि ये हमने रिएक्टेंट्स लिए थे, इनसे फॉर्म क्या हुआ है ये। अगर ये उल्टा होता तो हम क्या, हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड और फॉर्म उनसे क्या हो जाता है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, फॉर एग्जाम्पल ओनली, ठीक है। तो चलो अब वर्ड इक्वेशन से हम केमिकल इक्वेशन कैसे जाते हैं। वर्ड इक्वेशन से वही है, वर्ड्स की जगह हम उनके सिंबल्स यूज कर लेते हैं, ठीक है। इन केमिकल इक्वेशन वी यूज सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। जो भी एलिमेंट उस रिएक्शन में जा रहा होता है, उस रिएक्शन में यूज हो रहा होता है, उसमें हम क्या केमिकल इक्वेशन के लिए हम उसके सिंबल्स यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल, फर्स्ट यही एग्जाम्पल है, पहले ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल है इसलिए मैंने हर जगह इसी से समझाया हुआ है, ठीक है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब ये हो गई वर्ड इक्वेशन, ठीक है। और ऐसे ही इसकी केमिकल इक्वेशन क्या, मैग्नीशियम का सिंबल, ऑक्सीजन का सिंबल एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल, ठीक है। अब किसी को ये याद ना हो तो 9th क्लास में हमने पढ़ा था ना कि मैग्नीशियम का सिंबल है ना, ऑक्सीजन का, इन पे चार्ज, इस पे +2 का चार्ज होता है, इस पे -2 का होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये सिंपलेस्ट रेशो में जाता है ना, पहले इनको 1 1 कर देंगे, अब इससे करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो MgO इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ तक सब समझ में आया। चलो अब हमने वर्ड इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन सब पढ़ लिया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, हर पेपर में इसमें 2 से 3 मार्क्स आपको मिलते ही है। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, ठीक है। बैलेंस इक्वेशन, पहले तो बैलेंस इक्वेशन समझने की जरूरत है, क्या होता है। अब देखो बैलेंस इक्वेशन क्या होता है, पहले थोड़ी सी मैं बता देती हूँ। बैलेंस इक्वेशन वो होता है जैसे कि रिएक्टेंट साइड होती है, एक रिएक्टेंट साइड होती है, ठीक है, एक प्रोडक्ट साइड होती है, ठीक है, ये इक्वल होनी चाहिए। अब कैसे इक्वल होनी चाहिए, देखो अगर मैंने इधर Mg1 लिया है तो इधर भी Mg1 ही होना चाहिए, यानी कि जो नंबर ऑफ एटम्स है वो हर एक एलिमेंट के इक्वल होने चाहिए, इस तरफ भी और इस तरफ भी, यानी कि रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट्स की साइड पे भी, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे और समझते हैं, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। बैलेंस इक्वेशन क्या होती है, द इक्वेशन इन विच number of atoms of each element are equal on reactant side as well as product side is called balance equation या balance chemical equation। यहाँ पे हम chemical भी लिख सकते हैं, balance chemical equation, ठीक है।
अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन को, अब देखो मैंने एक रिएक्शन लिया एग्जाम्पल में, देखो जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, जिंक का सिंबल, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला, ठीक है, क्या इन्होंने फॉर्म किया, जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट का फॉर्मूला, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस। अब मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं थी वरना मैं लिख देती हाइड्रोजन गैस, बट H2 से मैं लिख देती हूँ, इसमें लगा दिया मैंने कि गैस है ये, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करते हैं हम, कभी भी बैलेंसिंग करते हैं ना तो पहले ये टेबल बनाते हैं स्टार्टिंग में, जो भी मतलब स्टार्टिंग में हम बच्चों को सिखाते हैं ना, तो हम पहले ये टेबल ही बनवाते हैं कि पहले उनको ये सब आना चाहिए, ठीक है। पहले हमें इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, इक्वेशन में से हमने पहले एलिमेंट्स निकालने कि क्या अलग अलग एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो पहला एलिमेंट हमारा क्या है, जिंक, तो मैंने जिंक का सिंबल लिख लिया, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, हाइड्रोजन। तीसरा क्या है, सल्फर। चौथा क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। अब कई बच्चे, मैंने ऐसे स्टार्टिंग में जब मैं समझाती हूँ तो वो सल्फेट को क्या एक ही एलिमेंट कंसीडर करते हैं कि मैम ये तो एक ही होता है, ये तो एक ही एलिमेंट है, बट नहीं, सल्फेट के अंदर क्या है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, तो ये दो अलग अलग एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए हमने क्या अलग अलग लिखना है, ठीक है। चलो अब हमने देखना नंबर कितना है। अब देखो यहाँ पे यह सब्सक्रिप्ट में होता है ना, ये भी इसका नंबर बता देता है, कहीं यहाँ पे आगे लगा हो वो भी नंबर बता देता है, ठीक है। अब देखो पहले हम कैसे करते हैं, जिंक कितने हैं, यहाँ ना यहाँ पे 2 है ना आगे 2 है, तो जिंक क्या है 1, ठीक है, तो मैंने लिख दिया 1, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन के पैर में क्या लिखा है 2 लिखा है, तो हाइड्रोजन कितने हो गए 2, ठीक है। सल्फेट के पैर में कुछ नहीं लिखा और आगे भी कुछ नहीं लिखा, तो कितना है 1 है, ठीक है। अब ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन के पैर में भी 4 लिखा है, तो 4 ही आएगा, ठीक है। अब देखो आगे, अब क्या एक बात मैं बताना भूल गई कि रिएक्टेंट साइड्स के हम एक साइड लिखते हैं और प्रोडक्ट साइड के हम एक साइड लिखते हैं। हम ऐसे नहीं लिख सकते इधर रिएक्टेंट का लिख लिया, जिंक इधर रिएक्टेंट का लिखा है तो हाइड्रोजन इधर प्रोडक्ट्स का लिख लिया, नहीं, ठीक है। हम कैसे लिखेंगे, पहले रिएक्टेंट साइड की सारी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, फिर प्रोडक्ट साइड की इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, ठीक है। तो चलो अब हम प्रोडक्ट साइड की लिखते हैं। अब देखो जिंक इधर कितना है, इधर भी इसके पैर में कुछ नहीं है तो आ गया 1, ठीक है। अब इधर सल्फर आ गया, तो सल्फर के आगे हम लिख देंगे, सल्फर के भी पैर में कुछ नहीं है तो सल्फर भी 1 आ गया, ठीक है। ऑक्सीजन के पैर में क्या है 4 है, तो ऑक्सीजन के पैर में 4 लिख देते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के पैर में क्या लिखा है 2 लिखा है, तो 2 लिख देते हैं। अब देखो ये दोनों सेम आया है, 1 1 2 2 1 1 4 4, तो यानी कि ये इक्वेशन पहले से ही बैलेंस्ड है, इसको हमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ये बैलेंस है, ठीक है। अब कई इक्वेशंस ऐसी होती है, अब यहाँ पे 2 आ गया तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो वो हो जाती है अनबैलेंस, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। जैसे कि अब मैं नीचे करवाती हूँ, ये हमारी एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल है, इसी के थ्रू उन्होंने सिखाया है कि बैलेंसिंग कैसे होती है। अब पहले मैं लिख रही हूँ एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स लिख लिए। अब मैं रिएक्टेंट साइड लिख रही हूँ सिर्फ, ठीक है, रिएक्टेंट साइड, क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाता है उसको लिखने में, रिएक्टेंट साइड, और इधर लिख देते हैं प्रोडक्ट साइड। चलो अब पहला एलिमेंट क्या है Fe क्या होता है आयरन, दूसरा क्या है H विच इज़ हाइड्रोजन, थर्ड इज ऑक्सीजन, ठीक है। अब Fe क्या है, Fe है रिएक्टेंट साइड पे, अभी सिर्फ इतना ही देखेंगे, ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट साइड है तो रिएक्टेंट साइड की इन्फॉर्मेशन लिखेंगे पहले, ठीक है। तो क्या है Fe कितना है 1 है, क्योंकि इसके पैर में कुछ भी और नहीं लिखा तो 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन के पैर में क्या लिखा है 2 लिखा है, तो ये 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन के पैर में क्या लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा, ऑक्सीजन क्या है सिर्फ 1 दिख रहा है मुझे, तो 1, ठीक है। अब आगे हम प्रोडक्ट साइड पर कर देते हैं। अब Fe आयरन के पैर में क्या लिखा है 3, तो ये हो जाएगा 3। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के पैर में भी 4 लिखा है, तो ऑक्सीजन के आगे आ जाएगा 4, और यहाँ हाइड्रोजन के आगे क्या लिखा है 2। तो देखो हाइड्रोजन तो सेम है, ठीक है, लेकिन Fe भी अनबैलेंस है और ऑक्सीजन भी अनबैलेंस है, ठीक है। अब बैलेंस कैसे करते हैं, अब बैलेंस का जो मेथड होता है ना, हम मल्टीप्लिकेशन, बैलेंसिंग में क्या यूज आता है ओनली मल्टीप्लिकेशन, बाकी जो हमारा सब्ट्रैक्शन डिवीजन और माइनस है वो कुछ नहीं आता कि क्या कहते हैं यहाँ पे इसमें से 2 आयरन हम माइनस कर दे तो इक्वल हो जाएगा, नहीं, हम सिर्फ कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और जो मतलब हम जैसे इसको बैलेंस करते हैं वो हिट एंड ट्रायल होता है, मतलब अगर मैंने मान लो यहाँ पे एक नंबर से मल्टीप्लाई करा, फिर मैंने उसको लेके इधर मल्टीप्लाई करा, ऐसे मैं पूरा कर, लेकिन अगर उससे बैलेंस हो गया तो गुड, मेरा मतलब वही बैलेंसिंग इक्वेशन है। बट अगर उससे बैलेंस नहीं हुआ
तो क्या है, मैं नंबर चेंज कर दूंगी, क्योंकि हिट एंड ट्रायल मेथड होता है ये, कि उस नंबर से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और नहीं हुआ तो हमें दूसरा नंबर ले लेना है। ठीक है, अब ऐसे ही हम इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे क्या है, क्या कहते हैं, आयरन कितना है, 3 है, और यहाँ पे आयरन क्या है, सिंगल है ना। तो मैं क्या आयरन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, कौन से साइड वाले आयरन को, रिएक्टेंट साइड वाले को, क्योंकि प्रोडक्ट साइड तो ऑलरेडी 3 है। ठीक है, तो अगर मैं इधर 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या होगा, आयरन 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर भी मैं 3, इसको काट के 3 कर दूंगी, बैलेंसिंग होगी आयरन की, हाँ जी हो गई। ठीक है, ये बैलेंस हो गया, ये पहले से ही बैलेंस था। अब देखो, अब क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारा इधर है 1 और इधर कितना है 4, यानी कि मैं इधर वाले ऑक्सीजन को 4 से ऑक्सीजन जहाँ प्रेजेंट है उस वाले फॉर्मूले को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो चलो कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, बट इससे ऑक्सीजन तो मेरा 4 हो गया, बट मेरा हाइड्रोजन भी तो 8 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन पहले से 2 थे और अब मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हाइड्रोजन भी तो मेरे 8 हो जाएंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले में हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है इस वजह से। ठीक है, अब ये तो अनबैलेंस हो गया। ठीक है, लेकिन ये बैलेंस हो गया। अब क्या, अब मैं प्रोडक्ट साइड पे जाऊंगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन से मैं इसको छोटा नहीं कर सकती, बट इसको बड़ा कर सकती हूँ। ठीक है, अब 2 को, मतलब 2 है हाइड्रोजन, तो किससे मल्टीप्लाई करूँ कि वो 8 के इक्वल आ जाएगा, 4 से, है ना, तो 4 से कर दिया। अब ये क्या आ जाएगा, 8। ठीक है, अब ये हो गई हमारी बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, अब इसको लास्ट में मतलब हम ऐसे बॉक्स करके लिख देते हैं, जो जो नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, और ऐसे बैलेंस इक्वेशन इसको क्लियर तरीके से लिख लेते हैं, बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, ट्राई करना खुद ना बैलेंस करने का, जैसे कि नीचे वाला जो है ये करना ट्राई, मेरे करने से पहले वीडियो रोक के फिर ट्राई करना बैलेंस करने की। ठीक है, चलो सेकंड एग्जांपल कर लेते हैं। अच्छा पहले मैं ये बता दूं, पीछे से थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी, मैं काफ़ी मतलब काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रही है, तो आई एम सॉरी। ठीक है, थोड़ा सा कर लेते हैं आज के दिन, क्योंकि ना बाहर भी फंक्शन चल रहा है और मेरे घर में भी बंदे आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उस वजह से डिस्टर्बेंस आ रही होगी, तो सॉरी पहले ही, है ना, थोड़ा सा हम मैनेज कर लेते हैं, है ना। चलो अभी हम सेकंड इक्वेशन बैलेंस करते हैं। तो हमने ये इक्वेशन देख लिया। ठीक है, हमारा पहला काम ही क्या है, ये बॉक्स बनाना, एलिमेंट्स लिखने जिसमें हमने, ठीक है, एलिमेंट्स लिख दिए, हमने रिएक्टेंट साइड लिख देनी है, और अब लिख देना हमने प्रोडक्ट साइड। चलो अब एलिमेंट क्या है, पहला हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लिख दिया। ठीक है, ये H2 नहीं आना, क्योंकि वो नंबर बता रहा है हमें, हाइड्रोजन का जो सिंबल है वो H होता है, इसलिए हम H लिखेंगे, क्लोरीन का Cl। ठीक है, और इधर और कुछ प्रोडक्ट नहीं बना है तो HCl ही है, तो हमें हमारे 2 ही क्या है, एलिमेंट्स है। ठीक है, अब रिएक्टेंट साइड पे क्या है, दोनों 2 है ना, इसके भी पैर में 2 लिखा है और इसके भी पैर में 2 लिखा है, यानी कि ये भी 2 है, ये भी 2 है। इधर क्या है, दोनों 1 1 है। ठीक है, यानी कि इधर तो सेम ही है, हम 2 को 1 तो नहीं बना सकते मल्टीप्लिकेशन से, बट 1 को 2 बना सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ 2। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे H भी 2 हो जाएगा और हमारा Cl भी 2 हो जाएगा, होगी बैलेंस, है ना, बैलेंस होगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई ये वाली। ठीक है, अभी तो मैंने दोनों इजी एग्जांपल लिए थे, बट मैंने थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लेके आई हूँ, मैं आज वीडियो में डालूंगी मैं, तो आपने वो प्रैक्टिस करके देखने, और कोई डाउट हो तो आपने वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि मैम ये वाले नंबर वाली इक्वेशन हमसे बैलेंस नहीं हुई, मैं उसकी शॉर्ट वीडियो या नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको डिस्कस कर लूँगी। ठीक है बच्चों, अभी हमने क्या बैलेंसिंग सीख ली है, बट बैलेंसिंग इतने ऐसे, मतलब ये तो मैंने इजी एग्जांपल्स लिए थे, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एकदम से मतलब समझ में आ जाती है, बट थोड़ा सा ना अप्लाई करने में उसको मुश्किल आती है, हमें काफ़ी सारी इक्वेशंस प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो जहाँ से जो भी क्वेश्चन मिलता है ना बैलेंसिंग का, वो आपने करके देखना है। आप मतलब आपने ऐसे कर लिया ना, 50-60 क्वेश्चन कर लिए, 50-60 क्वेश्चन कर लिए, तो आपको बैलेंसिंग एकदम टिप्स पे हो जाएगी, कि आपको कोई भी इक्वेशन आप बैलेंस कर दोगे। ठीक है, क्योंकि कई इक्वेशंस ना ऐसे आती है कि हम करते रहते हैं, मतलब वो स्टार्टिंग के नंबर से, जैसे हमने 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, इतने नंबरों पे हो जाती है हमारी ऑलमोस्ट सारी बैलेंसिंग, बट ना कई बार नंबर आते हैं जैसे कि 9 से मल्टीप्लाई करना, अब 9 से हमको एकदम से तो याद आएगा नहीं कि 9 से मल्टीप्लाई कर दो, बट क्या होगा कि हम 9 तक जाते जाते हम सोचेंगे कि इक्वेशन ही गलत है, बट वो गलत नहीं होती, वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मांगती है, या ज़्यादा प्रैक्टिस, या ये कह लो ज़्यादा नंबर तक जाना पड़ता है उसको बैलेंस करने के लिए, तो आपने बैलेंस करके देखना है। और कुकर की सिट्टी के लिए आई एम सॉरी पहले ही, क्योंकि आज बहुत डिस्टर्बेंस है।
बट मैं अपना फ्लो नहीं तोड़ना चाहती, मैं चाहती हूँ मैं साथ के साथ वीडियोस डालती जाऊँ ताकि बच्चों को ज़्यादा वेट ना करना पड़े। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है ना हमारा वो है वाई वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी हमें कि हमें बैलेंस करनी पड़ रही है कि रिएक्शन हो नहीं रहा, रिएक्शन तो हो रहा है, तो बैलेंस करने की क्या ज़रूरत है। अब देखो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा मास ऑफ कह रही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि रिएक्शन से पहले भी और रिएक्शन के बाद भी जो रिएक्टेंट्स का मास होता है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट्स के, है ना। ऐसे इक्वेशन पढ़ी थी ना हमने, मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स, है ना। ये वाली इक्वेशन पढ़ी थी, ये किसकी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। इस लॉ की इक्वेशन है कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट्स है बिफोर मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन, ये होता ही है, ठीक है, इक्वल होता है। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि जो इक्वेशन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी वो रिएक्शन होगा नहीं, क्योंकि हमारा ना ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है इससे हमें पता चलता है कि ये रिएक्शन होगा कि नहीं। अगर ये चीज़ फॉलो हो रही है तो वो रिएक्शन क्या है, होगा। बट वो अगर ये चीज़ फॉलो नहीं हो रही यानी कि वो रिएक्शन ही नहीं होगा, या वो रिएक्शन गलत है, उसकी इक्वेशन गलत है। तो अब साइंटिस्ट लोगों ने भी सोचा होगा कि रिएक्शन भी हो रहा है बट ये लॉ भी फॉलो नहीं हो रहा, तो कुछ तो गड़बड़ है। तो वो गड़बड़ क्या थी कि वो इक्वेशन जो थी बैलेंस नहीं थी। तो बैलेंस होने के लिए क्या हम बैलेंसिंग करते हैं, है ना। लेकिन करते किस लिए, ताकि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर सके। इसको सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, इक्वेशंस बैलेंस करनी पड़ती है, ठीक है। मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन टॉपिक क्यों है, क्योंकि मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हमें फॉलो करवाना है, ठीक है। मैं भी इस लॉ का नाम पढ़ते पढ़ते गलत ही बोल रही हूँ, चलो, है ना। तो वाई वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब देखो मैं इस लॉ की ना एक बात है, इस लॉ की आपको स्टेटमेंट भी आ सकती है एमसीक्यू में, इसकी स्टेटमेंट आ जाती है कि इसकी इक्वेशन इसकी स्टेटमेंट कौन कौन सी करेक्ट है। तो एक तो ये है मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स, एक ये है देखो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। दिस मीन्स total mass of the elements present in the products of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the elements present in the reactants। ये दोनों इसी क्या है, स्टेटमेंट्स है। तो ये आ जाता है क्वेश्चन कि आपको मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की सही स्टेटमेंट्स कौन सी है। तो ऐसे होगा 3 सही होगी 1 गलत दे रखी होगी, या 2 सही होगी 2 गलत दे रखी होगी, या ऐसे होगा 3 गलत दे रखी होगी 1 सही होगा। तो उसमें से वो आपको एमसीक्यू टाइप में आ सकता है। तो इसलिए आपको क्या है, इसकी स्टेटमेंट भी याद रखनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पहले तो आपने मतलब ये वाई वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसमें पहले तो आपने यही बताना है कि वो ये लॉ क्या है। लॉ बताओगे उसके बाद आपने एक ये पॉइंट लिखना है, क्या है वो, बाय बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट बिकम्स इक्वल ऑन बोथ साइड, ठीक है। हेंस वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। क्या, पहले तो आपने लॉ की स्टेटमेंट बता देनी है, ठीक है, उसका मीन बता देना कि उसका मतलब क्या है, ठीक है। दिस मीन्स टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट साइड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द रिएक्टेंट साइड। एक तो ये बता दिया आपने, और फिर आप बैलेंसिंग करके क्या कर रहे हो, बैलेंसिंग करके आप क्या कर रहे हो, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल कर रहे हो, जिससे क्या आ रहा है, या जिससे क्या हो रहा है, तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए, ठीक है। अब हाँ, एक ये पॉइंट है कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन इज कॉल्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन या स्केलेटल इक्वेशन। जैसे कि जो अनबैलेंस्ड है, जैसे कि ये अभी अनबैलेंस्ड है, तो इसको मैं कौन सी इक्वेशन कह सकती हूँ, स्केलेटल इक्वेशन। तो स्केलेटल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। ये कई बार वो ऐसे बैलेंसिंग ना बोल के ऐसे कहते हैं कि मतलब स्केलेटल वर्ड यूज़ कर लेते हैं, तो ठीक है। अभी देखो ये 6 रिएक्शंस लाई हूँ मैं, ठीक है। थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है ये, मतलब एकदम आसानी से नहीं होंगे, तो ये आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, इनको सॉल्व करना, ठीक है। और ये होमवर्क है, इनमें से जो नहीं होगी
यहाँ में मैंने सीरियल नंबर डाले हुए, ये नंबर आपने कमेंट कर देना है अगर आपसे कोई बैलेंस नहीं हुई है इक्वेशन, या जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि डाउट है यार ये तो इसका शायद ये गलत हो सकता है, ठीक है, तो आपने कमेंट कर देना है। तो आपका कमेंट देख के मैं या तो उसे शॉर्ट वीडियो डाल दूंगी या मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको डाल दूंगी, ठीक है, कि मतलब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने प्रैक्टिस, ये क्वेश्चंस आपने बैलेंसिंग के सॉल्व करने, ट्राई टू सॉल्व इट, मतलब देखो कैसे आती है बैलेंसिंग या नहीं आती है, करके देखो और ट्राई करो, और जो नहीं बैलेंस हो रही है उसको कमेंट करो ताकि मैं वीडियो डाल सकूँ उसकी, है ना, आपका डाउट क्लियर कर सकूँ। हाँ जी, तो अब मैंने क्या बैलेंसिंग मैंने पढ़ा दी, अब इसके बाद मैं थोड़ी सी एक्टिविटी पढ़ा रही हूँ, बाकी आगे हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब मैं पढ़ा रही हूँ ये एक्टिविटी बहुत, सारी एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे अलग से नहीं कहूँगी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एक्टिविटी हमारी एनसीईआरटी बुक में है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन क्या होती है, हमने मैग्नीशियम रिबन लेते हैं, हम उसको सैंड पेपर से क्लियर करते हैं। पहले सैंड पेपर से क्लियर क्यों करते हैं, ये एक क्वेश्चन आ जाता है कि हमें वो क्लीन क्यों करना पड़ता है सैंड पेपर से, तो उसका आंसर है क्योंकि उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। जब हम उसको स्टोर करके रखते हैं तो वो ना जो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन है उसको सपोर्ट नहीं करती है, मतलब होने नहीं देती है मैग्नीशियम की बर्निंग, तो इसलिए वो ऑक्साइड की लेयर हटाने के लिए हमें क्या उसे सैंड पेपर से क्लियर करना पड़ता है। सैंड पेपर से जब क्लियर कर देते हैं तो वो ऑक्साइड की लेयर हट जाती है, ऑक्साइड की लेयर हटने के बाद मैग्नीशियम आराम से जल जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हाँ जी, हम मैग्नीशियम रिबन को जला देते हैं, तो उसके बाद इसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है। तो अब ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, हाँ स्टेप्स कहाँ से देखने, स्टेप्स आपने एनसीईआरटी बुक से देखने हैं, ठीक है, आपको सारे स्टेप मिल जाएंगे, ठीक है। मैं वहीं से देख के आपके नोट्स बनाती हूँ, बिल्कुल सारी एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, एक एक वर्ड, और मतलब जो थोड़ी मेरे को नॉलेज है वो मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। तो फर्स्ट है मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद वाइट डेजलिंग फ्लेम, मतलब वाइट कलर की चमकीली फ्लेम से जलता है वो, ठीक है। और मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन विद सैंड पेपर, ये सैंड पेपर से क्लीन करना पड़ता है हमें बर्निंग से पहले, सॉरी, है ना। और वाइट कलर ऐश इज फॉर्म्ड, तो वाइट कलर ऐश फॉर्म होती है जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर देते हैं, ठीक है। अब इसकी क्या है, केमिकल इक्वेशन है, ये इसकी केमिकल इक्वेशन है। अब जब तक उन्होंने बैलेंसिंग बोला नहीं है तब तक तो आपकी ये इक्वेशन एकदम चलेगी, दौड़ेगी, बट अगर उन्होंने बोल दिया कि इस रिएक्शन की बैलेंस इक्वेशन दो, तो बैलेंस इक्वेशन आपने करके दिखानी है, जैसे कि मैं करती हूँ। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, इधर क्या है ऑक्सीजन 1 है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 2 से मल्टीप्लाई करा तो ऑक्सीजन तो 2 हो गए, बट मैग्नीशियम भी 2 हो गए। अब मैग्नीशियम इधर तो 1 ही है, तो क्या मैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, हाँ जी कर सकती हूँ, क्योंकि मैग्नीशियम के आगे कोई और एलिमेंट है नहीं जो अनबैलेंस हो जाएगा, है ना। तो ये इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी, ठीक है। अब इसमें मैं थोड़ा सा मतलब काफ़ी बच्चों को याद ना हो तो मैं रिएक्टेंट्स क्या होते हैं हमारे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ठीक है। प्रोडक्ट्स क्या होते हैं हमारे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये वाइट कलर का होता है, ठीक है। वैसे तो मैंने नीचे सारा लिखा हुआ है बट मैं फिर भी बता रही हूँ, ठीक है, वाइट कलर का लिखा हुआ है। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन, आपने हर रिएक्शन की आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आनी चाहिए, ठीक है। कलर चेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में, कलर चेंज पूछ लेते हो वो एक्टिविटीज़ करके। तो जो मैग्नीशियम रिबन होता है वो पहले ग्रे कलर का होता है और बर्निंग के बाद वो क्या हो, वाइट कलर का हो जाता है, ठीक है। तो कलर चेंज क्या हो, ग्रे टू वाइट हो जाता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ जाता है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो मैंने बताया उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होती है जो कि बर्निंग को हिंडर करती है उसकी, तो इसलिए हमें क्या उसे सैंड पेपर से क्लीन करना पड़ता है। अब किसी बच्चे को अगर प्रॉपर आंसर चाहिए तो मैंने प्रॉपर आंसर भी लिखा हुआ है, देखो, क्योंकि ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब मुझे ये तो याद नहीं कौन से ईयर में आया था, बट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो मैं रीड कर रही हूँ, मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर एज अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ रिबन विच हिंडर्स द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। इन ऑर्डर टू रिमूव ऑक्साइड लेयर मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन विद सैंड पेपर बिफोर बर्निंग इन एयर। या आप पूरा आंसर लिख सकते हो, आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे, अगर 2 नंबर में होगा, मतलब जितने भी नंबर का होगा उतने मिल जाएंगे आपको आराम से, ठीक है।
ठीक है। किसी को ये लैंग्वेज भी टफ लगे वो भी बता दे, मैं इससे भी इजी लैंग्वेज में बता सकती हूँ, ठीक है। इससे भी इजी मतलब जैसे कि पॉइंट लिख देने, वो जो मैंने ऑब्जर्वेशन वाले पॉइंट लिखे वही लिख देने हैं, ठीक है। बट हाँ, सैंड पेपर का रीज़न आपको देना पड़ेगा कि हमें ऑक्साइड लेयर रिमूव करनी पड़ती है, ठीक है। हाँ जी, तो अब हमारा एक्टिविटी 1.2 है, जो कि क्या है, रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 ट्वाइस, ठीक है। एंड पोटेशियम आयोडाइड होता है Ki, ठीक है। इनके बीच में रिएक्शन होता है, तो इनके बीच में जब रिएक्शन होता है तो क्या फॉर्म होता है, इनके बीच में रिएक्शन होके बनता है लेड आयोडाइड बनता है, और क्या बनता है, लेड आयोडाइड बनता है और पोटेशियम नाइट्रेट बनता है, ठीक है। जो ये होता है ये येलो कलर का फॉर्म होता है, ठीक है। और येलो कलर का कैसे कि येलो कलर वो ना येलो कलर प्रेसिपिटेट होता है, जो कि इनसॉल्यूबल सब्सटेंस होता है, अलग ही दिख रहा होता है, मतलब जैसे कि टेस्ट ट्यूब, अगर ऐसे टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, ऐसे पानी है ना, तो ये ऊपर अलग से ही तैर रहा होता है, ठीक है। इनसॉल्यूबल होता है क्योंकि मिक्स तो होता नहीं है, तो ऊपर तैरने लग जाता है, ठीक है। तो ठीक है, अब इसकी ऑब्जर्वेशन क्या होती है, येलो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, दिस प्रेसिपिटेट इज लेड आयोडाइड। तो येलो कलर के प्रेसिपिटेट फॉर्म किसके होते हैं, लेड आयोडाइड के होते हैं, ठीक है। प्रेसिपिटेट यानी कि इनसॉल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है, अलग ही दिख रहा होता है हमें, इनसॉल्यूबल होता है, ठीक है। केमिकल इक्वेशन इसकी है ये अनबैलेंस्ड है, नीचे मैंने बैलेंस्ड लिखी हुई है, ठीक है। लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड गिव्स पोटेशियम आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। अब ये एरो क्या है, ये एरो ऐसे करके जब हम डाउन करते हैं तो हम बता रहे होते हैं इससे कि इसके प्रेसिपिटेट बने हैं, ठीक है, इसके प्रेसिपिटेट फॉर्म हुए हैं। और ये येलो, मतलब येलो से मैंने इसलिए कर दी क्योंकि येलो कलर के फॉर्म हुए हैं, तो इसलिए मैं क्या, थोड़ा सा बच्चों को क्या पता याद रह जाए, इसलिए मैंने येलो कलर से ही ये एरो बना दिया, ठीक है। तो ये क्या है, ये सिंबल है प्रेसिपिटेट का, ठीक है। अब आ जाओ, रिएक्टेंट्स क्या है इसमें, जो लेफ्ट साइड पे लिखे, यानी कि लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। प्रोडक्ट्स क्या है इसमें, जो राइट साइड पे लिखे हैं, लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। जो याद करने की चीज़ है वो है, एक तो ये बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस करके रखी हुई है मैंने पहले से ही, ठीक है, ये बैलेंस इक्वेशन आपने याद रखनी है। और ये कलर चेंज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको बोल देंगे कि हमने ए और बी को रिएक्ट करवाया तो हमारे पास येलो कलर के प्रेसिपिटेट आए हैं। तो आपको ये, अगर आपने ये एक्टिविटी नहीं पढ़ी होगी तो बिल्कुल याद नहीं रहेगा कि ये कहाँ से आया क्वेश्चन, ठीक है। तो कलर चेंज हमारा क्या हुआ, ये जो लेड नाइट्रेट होता है ये वाइट कलर का होता है पहले, तो वाइट टू येलो आपका कलर चेंज हुआ है, ठीक है। ये है एक्टिविटी 1.2 कंप्लीट, ठीक है। आपने नॉर्मल, वैसे ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ, बट क्योंकि कई बच्चों को नहीं पता लगता कि क्या है रिएक्टेंट क्या है प्रोडक्ट, इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। वैसे आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, आपको या तो बैलेंस करने के लिए आती है इक्वेशन, या आपको कलर चेंज पूछ लेते हैं, या ये पूछ लेते हैं कि येलो कलर के पीपीटीज किसके फॉर्म हुए हैं। हाँ जी, प्रेसिपिटेट को हम पीपीटीज भी कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। नाउ अब बारी है एक्टिविटी 1.3 की, जो क्या है, रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिंक ग्रेन्यूल्स यानी कि जिंक के छोटे छोटे पीसीस, ठीक है। हाँ जी, तो इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है, जिंक के मैंने छोटे छोटे पार्ट लिए, ये ऐसे बीकर है, ठीक है। इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक यानी हाइड्रोक्लोरिक यानी कि HCl है, ठीक है। इसमें मैंने जिंक के छोटे छोटे पीस डाल दिए, तो इसमें क्या होता है ना, गैस निकलने लग जाती है, ठीक है। और ये यहाँ से साइड से गर्म होने लग जाता है, कंटेनर जो होता है ना हमारा बीकर, गर्म होने लग जाता है, ठीक है। ये इसकी दो मेन ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशंस पे आ जाते हैं, देखो, बबल्स आर फॉर्म्ड अराउंड जिंक ग्रेन्यूल्स ड्यू टू रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये बबल्स किसके हैं, ये बबल्स जो हमारे फॉर्म हो रहे हैं ये किसके हैं, H2 गैस के हैं। यानी कि जब जिंक HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस तो फॉर्म होगी ही, जिंक क्लोराइड भी फॉर्म होगा, ठीक है। और क्या हमारे इसके क्या बनेंगे, बबल्स बनेंगे, किसके आसपास, जिंक ग्रेनुअल्स के आसपास बबल्स फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो अब कॉनिकल फ्लास्क बिकम्स हॉट हो जाता है, यानी कि हीट रिलीज हुई है। रिएक्शन से पहले कुछ ऐसे टेम्परेचर ऊपर नहीं हुआ था, बट रिएक्शन के बाद क्या है, टेम्परेचर चेंज हो गया, यानी कि बढ़ गया, ठीक है। तो हीट रिलीज जब हो जाती है तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। जब भी किसी रिएक्शन में हीट रिलीज होगी तो उस रिएक्शन का हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है।
अब हाँ जी, ठीक है। इसकी केमिकल इक्वेशन है ये, जिंक प्लस HCl गिव्स जिंक क्लोराइड एंड H2 गैस, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है जो कि मैं शायद अभी लिखा नहीं है मैंने, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है कि H2 गैस का ये मतलब कि जब जिंक और HCl रिएक्ट करते हैं तो विच गैस इज फॉर्म्ड, एंड तुम कैसे बताओगे, कोई टेस्ट लिखना पड़ता है आपका। तो टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस आपको लिखना पड़ता है या पूछ लेते हैं, ठीक है। टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, तो इसका टेस्ट होता है आपका पॉप साउंड टेस्ट। पॉप साउंड टेस्ट, पॉप साउंड टेस्ट क्या होता है कि जैसे कि अब यहाँ पे ये गैस निकल रही है, ठीक है, तो हम बर्नर को इसके पास ले गए या क्या कहते हैं बर्निंग कैंडल को ले गए, ठीक है, कहीं भी जहाँ से हमें वो फायर मिल जाए, ठीक है, आग मिल जाए, ठीक है। अब ये क्या है, जब हम इसके ये गैस जब यहाँ आएगी तो ये पट पट करके बजने लग जाएगी, जैसे पॉप 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 साउंड, पॉप साउंड आने लग जाती है, तो उससे हमें पता चलता है अच्छा ये गैस हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। चलो अब इसमें रिएक्टेंट्स क्या है, जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। प्रोडक्ट्स क्या है, जिंक क्लोराइड एंड H2 गैस, ठीक है। अब अगर इसमें पूछ लिया कि जब जिंक एंड HCl रिएक्ट करते हैं तो कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है, तो हम क्या बता सकते हैं, जिंक क्लोराइड, और गैस कौन सी रिलीज होती है, तो वो H2 गैस है, ठीक है। अब इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्योंकि देखो इधर ये दोनों 2 है तो इसको हमने इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। कलर चेंज क्या होता है, इनिशियली शाइनी जिंक ग्रैनुअल्स ग्रेजुअली लूज देयर लस्टर एंड अपीयर डल एंड ब्लैकिश, मतलब पहले चमक रहे होते हैं फिर उनका जो शाइनीनेस है वो डल हो जाती है, ठीक है। इतना ही कलर चेंज का थोड़ा सा ही है, बट इसका एक जो मेन चीज़ है हमारा टेम्परेचर, तो कोनिकल फ्लास्क बिकम्स हॉट, है ना, एंड रिएक्शन इज हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। अब आपको कोई रिएक्शन अगर बोला है कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या नहीं है, तो आप देखो कि उसमें हीट रिलीज हुई है, अगर उसमें हीट रिलीज हुई है तो 101% वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अब देखो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास में लेक्चर 3 में हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तब तक आपने जितना मैंने लेक्चर 1 में लेक्चर 2 में पढ़ाया है यहाँ तक पूरा रिवाइज कर लेना है कि सब आपको कौन सी एक्टिविटी में क्या हुआ ये भी पता होना चाहिए, बैलेंसिंग भी आपको अच्छे से आ जानी चाहिए। कोई डाउट हो वो आपने कमेंट कर देना है, ठीक है। और भी मतलब कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो कोई स्टडीज़ रिलेटेड, आप वो भी कर सकते हो कमेंट, आई एम देयर फॉर यू, ठीक है। क्लास 10 स्टूडेंट्स, अभी से मार्क्स की मतलब टेंशन होने लग गई होगी कि कितने आएंगे, बट मतलब इतना ही टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल इजी होती है। अगर टाइम टू टाइम पढ़ोगे बिल्कुल ऐसा लगेगा कि कितनी इजी है, ठीक है। बिल्कुल माइंड पे प्रेशर नहीं लेना, बहुत इजी सिलेबस है, इजी करते जाओगे सब होता जाएगा बहुत इजीली, ठीक है। मतलब मैं ऐसे नहीं कह रही कि सब कुछ बहुत ईजी है, बट करने से होगा, करोगे तो सब कुछ होगा, है ना। अब आज का मतलब जितना हमने पढ़ना था वो तो पढ़ लिया हमने। अब मैं ज़रा थोड़ी सी अपने चैनल के लिए वो मांग लूँ, आपने क्या करना है, मेरा चैनल शेयर करना है, ठीक है, शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट भी करना है, ठीक है। और स्टडीज़ तो आपको करनी है, ये तो आपका मेन मुद्दा है, ठीक है। स्टडीज़ भी करो, ठीक है, बट मेरे लिए ये सब भी करो, ठीक है। शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ठीक है। बाकी आपको कोई दिक्कत हो वो आप कमेंट कर सकते हो, और वही कि डाउट हो वो तो पक्का ही कमेंट करना है, ठीक है। और कोई पार्ट में आपको ऐसा लगे कि मैम आप इम्प्रूव कर सकते हो वो भी बता सकते हो, है ना। अच्छा लगे तो वो तो ज़रूर ही बताना है, क्योंकि आपके एक कमेंट से मोटिवेशन मेरी एकदम टॉप पे चल जाती है। चलो, थैंक यू, हैव अ गुड डे।